हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम के लिए आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा पिछले 10 सालों का अनुभव ये कहता है ये जर्नी लंबी है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कभी तो आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, कभी डाउन होगी, तो कभी कभी आप एवरेज परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इस जर्नी की खास बात यह है, जो स्टूडेंट इस जर्नी को डे 1 से स्टार्ट करके डे लास्ट तक अच्छे से फॉलो करेगा और पहले दिन जिस एनर्जी और फोकस के साथ स्टार्ट करेगा, लास्ट डे तक उसी एनर्जी और फोकस के साथ काम करेगा, पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेगा, वो स्टूडेंट डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। फिर चाहे आपका ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली हो, यूसीएमएस, एमएएमसी, जिपमर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, केजीएमयू, सेठ जीएस मुंबई, एसएमएस जयपुर या कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज जैसा कोई भी अच्छा कॉलेज हो, आराम से आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट जरूर पाएंगे। ठीक है भाई, और इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। इवन मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर आज आप प्रॉमिस करते हैं सर हम डे 1 से स्टार्ट करके डे लास्ट तक पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है मैं आपसे ज्यादा एनर्जी के साथ काम करूंगा और मेरी फर्स्ट डे जो एनर्जी होगी, लास्ट डे आप मेरी एनर्जी फर्स्ट डे से 10 टाइम ज्यादा पाएंगे अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक, मैं अपनी तरफ से अपने 100% से ज्यादा एफर्ट दूंगा। आपको भी पूरा ईमानदारी से काम करना है। आपकी मेहनत, मेरी गाइडेंस और हम सबका हार्ड वर्क एक दिन जरूर रंग लाएगा और आप सब बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। क्या है इस जर्नी में? देखो भाई, नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा या ओनली इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा। देखो, मेहनत के साथ साथ आपको अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी होगी और प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई करनी होगी। मैं लगातार आपको इसके लिए गाइड कर रहा हूं, मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जो बीवाइज क्लासेस के ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इसके बाद बात यह आती है, जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक अच्छे से क्लियर करने होंगे। पहले आप बेसिक सीखें, अपने सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं, फिर नोट्स बनाने के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे और ये काम तो आपको डेली करना ही करना है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये होता है जिसको बच्चे स्किप कर देते हैं, वो है आपका टेस्ट प्रैक्टिस। काफी बच्चे क्या करते हैं भाई, टेस्ट प्रैक्टिस को ना अवॉइड करते हैं कि यार पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं और टेस्ट में बाद में प्रैक्टिस करूंगा। देखो, आज आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली हर बच्चे का 15-20 दिन सिलेबस तो डिले होगा ही होगा। इसका मतलब लास्ट में फिर आपकी टेस्ट प्रैक्टिस भी डिले हो जाएगी और जब लास्ट में टेस्ट प्रैक्टिस डिले होती है, दिन कम बचते हैं, तो आपको लगता है बाकी सारे बच्चे तो टेस्ट प्रैक्टिस कर गए और मैं टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाया। इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं और बार बार ड्रॉप पे ड्रॉप करते रहते हैं। तो ऐसा आपके साथ नीट 2026 में ना हो, इसलिए आपको डे 1 से ही रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, तो अब आप टेस्ट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना होता है, टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में कैसे करते हैं, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में करना होता है, किसी क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे पहचाने कि ये क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट में नहीं दूसरे या तीसरे में करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन कब? जब आप सही अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक, तो यही टेस्ट प्रैक्टिस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, मैंने बीवाइज क्लासेस ऐप पे आपके लिए केमिस्ट्री का केयर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। केयर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर वाइज कितने टेस्ट होंगे? ये आपके टोटल 21 टेस्ट होने वाले हैं और 6 आपके इसमें रिवीजन टेस्ट होंगे और मेजर टेस्ट होंगे आपके 10। तो टोटल 37 टेस्ट आपके आएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके वीकली टेस्ट रहेंगे। ठीक, इनका शेड्यूल आपको बीवाइज क्लासेस ऐप में मिल जाएगा केयर टेस्ट सीरीज में।
ठीक, इन सबके मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, रिवीजन टेस्ट के वीडियो नहीं आएंगे और मेजर टेस्ट के भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना है, या कैसे पहचानना कौन से क्वेश्चन को किस अटेम्प्ट में किया जाए, क्वेश्चंस को बेसिक से कैसे सोल्व किया जाता है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रटते हैं, ट्रिक रटते हैं। जो बच्चे फॉर्मूला और ट्रिक रटते थे वो सारे नीट 2025 में फेल हो गए, क्योंकि एग्जामिनर ने ट्रिक वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए, फिजिक्स में खासकर। इस बार वही केमिस्ट्री में होगा। केमिस्ट्री में आपके साथ ऐसा ना हो तो इन वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की इजीएस्ट अप्रोच सिखाऊंगा और बेसिक से सारे क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है, वो मिस्टेक आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। अलग से आपके केयर टेस्ट सीरीज की एक मिस्टेक की नोटबुक बनाएंगे, उसमें आप मिस्टेक लिखते चलेंगे और जहां पे भी मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट एग्जाम में आ सकता है, अगर आपसे टेस्ट में वो सोल्व नहीं हुआ होगा वो क्वेश्चन आप वहां पे लिखेंगे। या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का मैं बताऊंगा, ये नीट 2026 में पूछा जा सकता है, यहां से असर्शन रीजन आ सकता है, ये मैच द कॉलम बन सकता है, वो सारे आप उस कॉपी में नोट करेंगे। और एग्जाम से पहले जब एक वीक बचेगा तो उस टाइम आप उन सबको रिवाइज करेंगे और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इन चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू वीडियो सॉल्यूशन में पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को दोबारा से बताऊंगा, ताकि कोई बच्चा भूल गया हो तो इन चैप्टर वाइज टेस्ट को अच्छे से रिवाइज कर, चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सके। और मेजर टेस्ट के बारे में आप सब जानते हैं, 10 मेजर टेस्ट के जो वीडियो सॉल्यूशन होते हैं वो थोड़े से लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन इन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं लास्ट में केमिस्ट्री को मल्टीपल टाइम रिवाइज करवा देता हूं। तो ये सब होने वाला है इस केयर टेस्ट सीरीज में। सर ये तो ठीक है, केमिस्ट्री में आपको फॉलो करते हुए हम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर भी कर लेंगे, लेकिन हमें फिजिक्स और बायोलॉजी में इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखो मैं आपको बताता हूं, जब मैं आपको केमिस्ट्री में टेस्ट अटेम्प्ट करने का मेथड सिखाऊंगा ना, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच सिखाऊंगा, एग्जामिनर कैसे आपसे मिस्टेक करवाता है, कैसे आपको कंफ्यूज करता है, वो सारी बातें जब सिखाऊंगा, कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो केमिस्ट्री के साथ साथ आप बायो और फिजिक्स में भी सीख जाएंगे। इससे क्या होगा, केमिस्ट्री में तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा, और फिजिक्स और बायोलॉजी में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, वहां पे आपकी मिस्टेक कम होगी और अच्छी रैंक आएगी। तो ये बेनिफिट मिलेगा केयर टेस्ट से और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन से। अब अगर इसके बाद हम बात करें, सर ऐसे ही टेस्ट क्या हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मिल सकते हैं? बिल्कुल, पीसीबी के लिए अभी हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बीट टेस्ट सीरीज। बीट टेस्ट सीरीज पीसीबी की प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट मिलेंगे। टोटल 30 टेस्ट होंगे और पूरा पेपर आपका इन 30 टेस्ट से ही आएगा। जो बच्चा इन 30 टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर जाएगा, मिस्टेक एनालिसिस कर जाएगा, जो भी क्वेश्चन हमने पूछा है उसका अच्छे से सीख के जाएगा, वो डेफिनेटली नीट एग्जाम में टॉप 100 में रैंक लाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं टॉप 100 में। पिछली बार बीट में हमने फिजिक्स के टफ पेपर बनाए थे तो बच्चे बोल रहे ज्यादा टफ बना रहे हो, नीट देखो कैसा आया। बाकी कोचिंग वाले बच्चों की हालत खराब हो गई और हमारे काफी बच्चे 100 प्लस स्कोर करके आए हैं। बीट का पेपर अटेम्प्ट करने वाले जी, उनके फिजिक्स में 100 प्लस स्कोर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। और बीट के टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हर बच्चा ये कहता है, जब हम नीट का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे हमें ऐसा लग रहा था हम तो नीट नहीं, हम तो बीट का ही मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ये टेस्ट सीरीज आप जरूर फॉलो करें। कब से स्टार्ट होगी? हम कोशिश कर रहे हैं इसको 3 अगस्त से स्टार्ट कर दे, इसका शेड्यूल और जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो आपको बीवाइज क्लासेस ऐप में मिल जाएगा। 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, अब केयर टेस्ट सीरीज जो अटेम्प्ट करेगा उसको क्या करना है, सबसे पहले भाई आपको शेड्यूल मिल ही गया है, मोल कॉन्सेप्ट का पहला टेस्ट है। ठीक, ये कब है, ये कब हुआ आपका टेस्ट? मोल कॉन्सेप्ट का इसी संडे को हुआ है। कब था टेस्ट? टेस्ट था आपका 13 जुलाई से। नेक्स्ट संडे को आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट आएगा, फिर पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग, फिर ये 4 टेस्ट होने के बाद रिवीजन टेस्ट, फिर क्लास 12th की इनऑर्गेनिक, फिर उसका रिवीजन, फिर क्लास 11th की और ऑर्गेनिक उसका रिवीजन, फिर क्लास 12th की ऑर्गेनिक, क्लास 12th का रिवीजन टेस्ट, क्लास 11th की फिजिकल उसका रिवीजन टेस्ट, क्लास 12th की फिजिकल उसका रिवीजन टेस्ट, और फिर बाद में मेजर टेस्ट हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है। ठीक, तो इसमें जब भी आप चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले आपका चैप्टर पूरा होना चाहिए।
चैप्टर पूरा कैसे होगा, क्योंकि देखो इस बार है ना नीट 2026 में सब बच्चों को ये लग रहा है कि टफ क्वेश्चन आएंगे। देखो टफ भी आएंगे, लेंथी भी आएंगे और एनसीईआरटी से ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको नीट 2026 एग्जाम के लिए केयर टेस्ट सीरीज में अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक, सब टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखो थोड़ा सा ना, इस बार मैंने बच्चों से पूछा था क्या हम नीट 2026 एग्जाम के लिए केयर थोड़ा सा टफ टेस्ट रखें, तो बच्चों ने बोला सर हाँ आप केमिस्ट्री का टेस्ट थोड़ा टफ रखना। तो इस बार मैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ रखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर नहीं आएंगे, लेकिन आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। लेंथी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे। ठीक, तो पूरी अच्छे से प्रिपरेशन आपकी इसके थ्रू हो जाएगी। बट क्या करेंगे, पहले आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, देखो जिन बच्चों ने बीवाइज क्लासेस का चैंपियन बैच ज्वाइन कर रखा है, या आपका राइजर ये रैंकर बैच ज्वाइन कर रखा है, या ड्रीम बैच ज्वाइन कर रखा है, तो आप तो सिर्फ मेरे लेक्चर देखेंगे, उन्हीं को अच्छे से फॉलो करेंगे। जो बच्चे ये नहीं कर रहे वो बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो कर सकते हैं या कृष्णा बैच फॉलो कर सकते हैं। काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर हम क्या फॉलो करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक आंसर करूंगा भाई, या तो आप ड्रीम बैच फॉलो करो या रैंकर बैच फॉलो करो, जिसमें आपको कोटा क्लासरूम के लेक्चर मिलते हैं। सर रैंकर और ड्रीम बैच में क्या फर्क है, इसमें आपको कोटा क्लासरूम के लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, जबकि रैंकर बैच में आपको ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। नीट 2025 के भी मिलेंगे, नीट 2026 के भी मिलेंगे। ठीक, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक, तो पहले आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे। लेक्चर अटेंड करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें। अगर सभी क्वेश्चन का देख सकते एटलीस्ट उन क्वेश्चन का जरूर देखें जो आप सोल्व नहीं कर पाए या जो आपके मिस्टेक हो गए। ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है। और ड्रीम बैच में भी मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। अब हम प्राइस भी इसका बढ़ाएंगे। ठीक, और इसमें आप ज्वाइन करते टाइम बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ड्रीम 2.0 बैच पे क्लिक करना और पेमेंट करने से पहले अप्लाई प्रोमो कोड कर देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। वैसे ही जो बच्चे केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार केयर टेस्ट हम तो सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देख के काम चला लेंगे, हमें तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे अब बीवाइज का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम पे हमने अच्छी स्ट्राइक कर दी है। ठीक, जो भी टेलीग्राम पे बीवाइज क्लासेस के लेक्चर लीक करेगा, कोई भी कंटेंट लीक करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 3 सालों में बैठ के मैंने यही काम किया है। कौन, कैसे, कब और क्यों लीक करता है, उन सब की पूरी डिटेल, ना कि ओनली उनकी आईडी, बल्कि उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके पेरेंट्स की कॉन्टेक्ट डिटेल, उनके आधार आईडीज, उनके घर तक के एड्रेस मैंने इकट्ठा कर रखे हैं। अगर हमारे लेक्चर लीक होते हैं नहीं बख्शा जाएगा, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो। देखो जो झूठ बोलता है और जो चोरी करता है, मैं उसके सख्त अगेंस्ट हूं। अगर आप इसमें इन्वॉल्व पाए गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या आप स्टूडेंट है या कौन है। अगर आप गलत हैं तो आप गलत हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। तो किसी को टेलीग्राम पे कुछ नहीं मिलेगा, टेलीग्राम के चक्कर में ना रहें। और वैसे भी कभी टेलीग्राम से किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। टेलीग्राम वाले काफी बच्चे मुझे बता चुके हैं सर लास्ट ईयर हमें अगर अच्छी गाइडेंस मिली होती तो हम लास्ट ईयर ही क्वालिफाई कर जाते, हम टेलीग्राम से करते रहे। तो टेलीग्राम वाले सारे बच्चे अब बीवाइज ऐप पे जाकर के कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर दो। आपके लिए हमने लास्ट टाइम स्पेशल ऑफर रखा है, मैं बार बार इस बात को नहीं बोलूंगा। तो मुझे पूरा समझाना था, ये जर्नी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप मेरी इन बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे और जितना सीरियसली अभी सुन रहे हैं इतना सीरियसली लास्ट तक फॉलो करेंगे। मैं हर पॉइंट पे, हर जगह, हर टाइम आपकी मदद करूंगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, फोन कॉल करके सर आपने बोला था 13 जुलाई वाले टेस्ट के लिए, फर्स्ट टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में आपने बोला था कि जो मेरा इस जर्नी में साथ देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। आप मेरे को 3rd में 2026 को नीट एग्जाम के बाद कॉल करके बोल सकें सर मेरा सिलेक्शन पक्का, सर मैंने फोड़ दिया नीट को, मेरे 680, मेरे 650, सर मेरे 690, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। और इस एक बात को सुनने के लिए, आप एक एक बच्चे से सिर्फ ये वर्ड सुनने के लिए मैं दिन रात आपके साथ मेहनत करूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए क्या, आपका डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस, आपका अच्छा एनर्जी।
बाकी काम मेरा है। गाइड कैसे करना है, आपका स्कोर कैसे बढ़ाना है, आपकी मिस्टेक कैसे कम करनी है, आपकी पढ़ाई कैसे इंप्रूव करनी है, सब मैं अपने आप करूंगा। बस आप इसमें मेरा साथ दो। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किए हैं। हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये नीट एग्जाम में आ सकता है। एक एक क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे अरे यार इतनी छोटी छोटी मिस्टेक भी हमसे हो सकती है, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करना है। टेस्ट सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट के, जब भी हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमेशा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाता हूं जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको अलग से मिस्टेक वाली कॉपी में नोट करने हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप रिवीजन करेंगे टेस्ट का और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं होगा, ओनली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इनमें कवर हो जाएंगे। हर टेस्ट के साथ में 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन ऐसे लिखवाता हूं। तो पहले टेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट में 2nd, 3rd, 7th, 9th, 14th, 15th, 18th, 21st, 28th, 29th, 32nd, 34th, 36th एंड 44th क्वेश्चन है। ठीक, लिखने की भी जरूरत नहीं, इनकी पीडीएफ आपको बीवाइज ऐप में मिल जाती है। और देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओनली पीडीएफ पढ़ लेते हैं, ओनली वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। पहले टेस्ट अटेम्प्ट करो, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसमें जो मिस्टेक मैं आपको सिखाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो सब अच्छे से फॉलो करो, तभी मार्क्स आएंगे। देखो बच्चे हमेशा मेरे को बोलते हैं सर आपके 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स कैसे आते हैं। इवन टीचर्स तक मेरे से पूछते हैं कि हम आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हम बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट भी आपसे ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चों के 180 आउट ऑफ 180, इवन आपने तो नीट 2025 में 170, 171 स्कोर कराया है, कैसे पॉसिबल है। मैं उनको सिर्फ ये कहता हूं कि मैं बच्चों को क्वेश्चन क्वालिटी वाले प्रोवाइड करता हूं और इन क्वालिटी क्वेश्चन के थ्रू बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, उनकी मिस्टेक्स के बारे में उनको सिखाता हूं। क्योंकि देखो लास्ट डे आपका क्या होगा भाई, पेपर के दिन क्या होगा, कोई थियरी नहीं पूछेगा आपसे। पेपर के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना एनसीईआरटी रट के आए हो, आपसे ये देखा जाएगा कि 3 घंटे में क्या आप में 180 क्वेश्चन करने की स्किल है या नहीं है। क्या आप 3 घंटे में अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के 180 क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आप क्वेश्चन टफ क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं या उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। ये आपका चेक किया जाएगा, पेशेंस चेक होगा आपका, आपके बेसिक्स चेक होंगे, आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक नहीं होगी। ठीक, आपकी कैलकुलेशन, आपके लेंथी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की स्किल्स चेक होंगी। वो मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा, केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू सिखाऊंगा। ठीक है ना भाई, तो केयर टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो करो और नीट 2026 पे जीत हासिल करो। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ द गैस एट एसटीपी इज। देखो वेपर डेंसिटी कितनी है, आसान क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी 11.2, हम जानते हैं क्या होता है, मोलिकुलर मास बाई 2, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 22.4 ग्राम पर मोल। ठीक, तो इसका मोलिकुलर मास कितना है 22.4 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितनी आ जाएगी 1 मोल होती है 22.4 लीटर। ठीक, तो अब सीधी सी बात ये है 1 मोल का मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल का मतलब हो जाएगा, ये हो गया आपका 22.4 ग्राम सब्सटेंस। कितनी आई 22.4 लीटर। अब आपसे पूछ रहा है 1 ग्राम की कितनी होगी, 22.4 ग्राम की 22.4 लीटर है, तो 1 ग्राम की कितनी हो जाएगी 1 लीटर हो जाएगी। आंसर पहला आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि ये देखते ही सोल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अरे यार क्या पूछ रखा सर ने, लिखो तो सही यार, मैंने क्या किया, वेपर डेंसिटी 11.2 क्या होता है मोलिकुलर मास बाई 2, मोलिकुलर मास आ गया। वो पूछ रहा है 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे। मैं जानता हूं 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे होता है 22.4 लीटर और 1 मोल का मास कितना है 22.4, तो 22.4 का वॉल्यूम 22.4 है, तो 1 ग्राम का 1 लीटर होगा। बस आंसर आ गया, आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, कर देंगे भाई। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन। पेनिसिलिन N is an antibacterial agent, contains 8.92% sulfur by mass. What is the value of the molar mass of the penicillin N?
देखो मैंने देखा है कई बार बच्चे ना इस पैटर्न क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं और छेड़ते ही नहीं है, हाथ कांपते, एंजाइटी होती है ऐसे क्वेश्चन को देख के। देखो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्या करना है, पेनिसिलिन एन से मत डरो, छोड़ो उसको, क्या फॉर्मूला हमें मतलब भी नहीं है। ठीक, इधर आओ, वो बोल रहा है कि ये इसमें क्या है 8.92% सल्फर बाई मास है, तो इसका मतलब हो गया सल्फर 8.92% वेट बाई वेट। तो आप लिख सकते हो 8.92 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सब्सटेंस, 100 ग्राम पेनिसिलिन एन, नाम ही लिख दो बेसिक उसका। ठीक, यह आया कि नहीं आया? तो अब आपसे पूछा गया कि उसका मोलर मास कितना होगा। देखो जब भी आपसे इस पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाए ना तो कम से कम एक एटम जरूर प्रेजेंट होगा, और अगर 1 मोल सब्सटेंस की बात करेंगे तो 1 मोल एटम प्रेजेंट होगा। ठीक, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 एटम होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर मिनिमम मोलिकुलर वेट। वैसे उसने मिनिमम मोलिकुलर वेट लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो 1 एटम जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको क्लास नोट्स में भी लिखवाया है, हाईलाइट भी करवाया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, 8.92 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम पेनिसिलिन में। अब एक बात बताओ, अगर एक मोलिक्यूल में एक सल्फर होगा, 1 मोल सल्फर होगा, या 1 मोल मोलिक्यूल में 1 मोल सल्फर होगा, उसका मास कितना होगा, 32 ग्राम। तो आपको पता है 8.92 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है कितने में, 100 में, तो 1 होगा 100 बाई 8.92 ग्राम पेनिसिलिन। ठीक, अब आपका 32 ग्राम प्रेजेंट होगा, 100 बाई 8.92 मल्टीप्लाई बाई 32, इतना ग्राम आया कि नहीं आया पेनिसिलिन का। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां देखा इसको देखते ही घबरा जाते हैं। भाई ऐसे मत रहो, आप इसको ना अप्रोक्स n मान लिया, 9 मान लिया करो। इसको जैसे ही 9 मानोगे तो इसको सोल्व करोगे, 3200 डिवाइड बाई 9, तो 9 से डिवाइड कर रहे हो, कितना आएगा, 9 3 जा 27। अब पहले एक क्वेश्चन देखो, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, तो 2 ऑप्शन आ सकते हैं, नेक्स्ट डिजिट पे और जाओ। तो 9 3 जा 27, बच गया कितना 5, तो 9 5 जा कितना होगा 45, और 9 5 जा 45, और बच गया कितना, फिर 5 बच गया, तो 9 5 जा 45। तो इतना ग्राम आया कि नहीं आएगा, और इसको ये 9 से थोड़ा सा कम है तो ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, कौन सी है, 360 ग्राम आ जाएगी, 360 ग्राम पर मोल। बोलो कोई डाउट है क्या, कर दोगे ना ऐसे, आंसर इज 2। देखो सही अगर बताऊं मेरे अकॉर्डिंग, तो जैसे मैं क्लास में आपको सिखाता हूं, जिस लेवल का पढ़ाता हूं उस हिसाब से क्वेश्चन है 1 मिनट का, मतलब पहले अटेम्प्ट का कैसे है, कोई बच्चा इतनी कहानी नहीं लिखेगा पेपर में, वो लिखेगा सर 8.92 ग्राम सल्फर है 100 ग्राम पेनिसिलिन में, और 1 प्रेजेंट है 100 बाई 8.9, और नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा 32 प्रेजेंट है, बस वो यहां से सोल्व कर देगा। इसमें मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। ऐसे करना है। सर हमारी तो आदत आपकी तरह हो गई, अरे मैं तो आपको एक एक चीज लिख लिख के सिखाता हूं, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप वहां पढ़ाओगे थोड़ा, अब तो आंसर लाना बस ये ऐसे, बल्कि सीधा लिखो 8.92 ग्राम है 100 में, तो इसको यहां से काट के नीचे लिख के फिर गुणा में 32, ऐसे करते हैं बच्चे फास्ट। तो ये कैलकुलेशन भी आपको मेरे से सीखनी है सारी। ठीक, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको अप्रोच। आंसर 2, और कौन से अटेम्प्ट का आ गया, आंसर 2 तो मैंने पहले भी लिख दिया था। अटेम्प्ट लिख दो दोस्तों, इसका अटेम्प्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट, कर देंगे ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0.015 मोल ऑफ एन एक्स एसिड एक्स HXO2 हैज मास इतना, 10 एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत घबराते हैं। भाई आप है ना इसको देख के डरो मत, क्या करो, आपको सीधा सा क्या लिखा है 0.015 मोल ऐसे HXO2 का मास कितना है, 1.695 ग्राम ना। मुझे बताओ 1 मोल HXO2 का मास कितना होगा, 1.695 डिवाइड बाई 0.015। देखो सब यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं, एक एक नियम से सारे क्वेश्चन। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 1695 बटे 15 बचेगा, 15 एकम 15 बच गया 1, 15 एकम 15 बच गया 4, ये आ गया 113 ग्राम। तो ये इसका मोलर मास आ गया, किसका, HXO2 का। अब H का मास कितना है, +1 है, और H का मास होता है 1, और आपका साथ में X का मास मान लीजिए X ग्राम है, और 2 ऑक्सीजन का 32, और इज इक्वल टू 113। X सोल्व करो कितना आया 80 ग्राम। तो X का मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ X इज 80, आंसर आ गया।
बल्कि एग्जामिनर को ना थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टिंग करना चाहिए था, यहाँ पे HX2O2 कर देता, तो फिर यहाँ पे 2x का मास आता 80, यानी x के 2 एटम का, फिर एक एटम का मास करते आप, एक एटम का मास 40 हो जाता। तो उस केस में बच्चों की गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीधा है ना वो टोटल x का मास लिखाते हैं, वो उसका एटॉमिक मास लिखना भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक मैं आपसे चाहता तो करा सकता था, एग्जामिनर करवा सकता, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक, तो ये कौन से अटेम्प्ट, ये तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ना, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखो डरावने लगेंगे लेकिन कुछ नहीं होता इनमें, है ना। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। ठीक भाई, सिंपल सी एक बात जानो आप, 1 मोल कितना होता है वाटर का, 1 मोल होता है 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और उसका मास कितना होता है 18 ग्राम। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 18 ml लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप बोल दोगे वॉल्यूम ऑफ 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 18 ml है कि नहीं है। ठीक, सीधा ये लिख सकते, अरे 1 मोल का मास 18 ग्राम और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो उसकी वॉल्यूम हो गया 18 ml। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो वॉल्यूम ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स हो गया 18 ml, n मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा 18 डिवाइड बाय 6 × 10 की पावर 23 ml। और दूसरा आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल्स, 18 डिवाइड बाई 6 × 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, 6 × 18, 3 आ गया ऊपर, 3 इंटू ये ऊपर जाके माइनस हुआ 10 की पावर -17 ml। आंसर इज इसमें से आंसर कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 3 इंटू 10 की पावर कितना आएगा -17। अब इसने ऐसा कोई आंसर नहीं दे रखा, देखो 3 इंटू 10 की पावर -18 दे रखा है, तो ठीक वाकई अपना सब कुछ ठीक है ना। तो एक काम करो, इसने कोई गलती करके यहाँ पे 10 की पावर -17 आना चाहिए। ठीक, ये करेक्शन हो जाएगा, है ना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर इज 1, और ये हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। फर्स्ट नहीं तो सेकंड में कर लो, चलो सेकंड में कर लो, हल्की सी कैलकुलेशन तो है ही। ठीक, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें वो करेक्शन, वो तो टाइपिंग मिस्टेक, उसकी टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन इतने एटम। सही है, ये भी 1 मोल है, ठीक, और ये भी आपका 1 मोल है, तो 1 मोल में इतने एटम होंगे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट 1 सही है, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, बिल्कुल किसी के 1 मोल का मास जो है उसमें n एटम्स होते हैं, ये भी सही है। ठीक, कोई एलिमेंट है ना, जैसे मान लीजिए सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक सैंपल, तो ये सही दे रखा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज 4। और ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन का मतलब हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। मुझे लगता है टाइम बचाने के लिए मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट की बजाय ऐसे लिखना चाहिए इजी मीडियम टफ। इजी फर्स्ट अटेम्प्ट, मीडियम सेकंड अटेम्प्ट, टफ थर्ड अटेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि टाइम बचेगा ना उससे। अगर मान लो आपके 3 मिनट भी बचते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। मेरा टाइम बच रहा है, फिर एडिटिंग वाले का टाइम बच रहा है, फिर आपका वीडियो की लेंथ कम हो रही है और मेमोरी कम हो रही है, तो हर जगह हमें दिमाग लगाना चाहिए, है ना, जितना कम हो सके। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है MgCO3 में, भाई इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना है 48 है ना, तो आप बोलोगे 48 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कितना, इसका मोलिकुलर मास होता है 84.3, इस नहीं दे रखा, चलो यही लिख देते हैं ग्राम, और 1 ग्राम प्रेजेंट होगी 84.3 डिवाइड बाई कितना 48 ग्राम, और 24 कितना पूछा उसने यार 24 ग्राम प्रेजेंट होगी। लो यूनिटरी मेथड से हो रहे, एक भी क्वेश्चन में मैंने अभी तक फॉर्मूला नहीं लिखा है, सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से होंगे। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री यूनिटरी मेथड से करा दूंगा, ठीक है, जैसे कि आपको ड्रीम बैच में कराया है। तो 42.15 ग्राम आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट आ गया। ये भी पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आंसर इज 1 फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक सर, इजी चल रहे हैं, अच्छे भी स्टार्ट होंगे आगे। इफ ए मोल वर डिफाइंड टू बी 2 × 10 की पावर 24 इंस्टेड ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। देखो भाई
हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये बोल रहा है जैसे 1 मोल अभी जो हम मान रहे हैं वो क्या है 6 × 10 की पावर 23। अगर 1 मोल 2 × 10 की पावर 24 होता तो फिर कैल्शियम का एक मोल का मास कितना होता, तो हम ऐसे लिखेंगे ना 6 × 10 की पावर 23 कैल्शियम एटम हैज, इनका मास कितना होता है आप बताओ। 40 ग्राम होता ना कैल्शियम का मास, 40 ग्राम, ठीक सही लिखा ना मैंने। और एक कैल्शियम एटम का कितना होगा 40/6 × 10 की पावर 23 ग्राम। और वही अगर आपसे पूछ लिया 2 × 10 की पावर 24 का, तो ये हो गया यूनिटरी मेथड से ऊपर उठना ही नहीं है। क्लास में भी यही सिखाया है, कृष्णा बैच में भी यही पढ़ाया है, बस इसी को फॉलो करेंगे, ठीक। ये 2 3 6, तो 400/3 कितना आ जाएगा 133 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक कर लेंगे आंसर 1। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो सारे यूनिटरी मेथड से हो रहे हैं। देखो जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ कितने टफ क्वेश्चन लग रहे थे, अब देखो आपके सामने कितने आसान क्वेश्चन, मैंने अब तो बनाए नहीं, आपके सामने थे पहले मेरे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट X कंटेन्स 4.2 × 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई एलिमेंट X। भाई वो बोल रहा है 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 × 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ X हैज कितने इलेक्ट्रॉन 4.2 × 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। और एक एटम हैज, एक एटम ऑफ X हैज कितना 4.2 × 10 की पावर 24 डिवाइड बाई 6 × 10 की पावर 23। तो कैंसिल करो, ये कैंसिल होगा 10 पे और ये होगा 0.7 पे, 0.7 × 10 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन आपके नाइट्रोजन में। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही कुछ नहीं है दोस्तों ये तो, ठीक। आंसर इज 3 हो जाएगा, 8th हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1.4 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। देखो इसका मास दे रखा, पहले मोल्स निकालो आप, ठीक। इसके मोल्स निकालो, मोल्स कितने आएंगे n निकालो, n स्मॉल n यानी मोल्स ना कि न्यूट्रॉन्स। 1.4 मिलीग्राम है ना, तो ग्राम में रखते हैं, इतना ग्राम हो गया। डिवाइड बाय इसका मास कितना है 14 है ना, तो 10 की पावर -4 मोल आ गया, यानी 10 की पावर -4 Na कार्बन 14 एटम्स, ये लिख सकता हूं, ठीक। अब एक कार्बन 14 में, इसमें एक में कितने न्यूट्रॉन्स है, एक में न्यूट्रॉन्स देखना 14 - 6 8 है, ठीक। तो कितने हो जाएंगे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 10 की पावर -4 Na न्यूट्रॉन्स। अब उसने ऐसे उदाहरण का सोल्व कर रखा है 8 × 10 की पावर -4 × 6 × 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा कितने 48 गुना 6 10 की पावर 19, तो 48 गुना 10 की पावर 19 तो नहीं 4.8 है, तो 4.8 × 10 की पावर 20 न्यूट्रॉन्स लिख सकते हो। बताओ कौन सा आंसर आया, 4th आ गया। आंसर इज 4। ये सेकंड अटेम्प्ट तक आप लेके जा सकते हो, क्योंकि इसमें ना एक स्टेप एक्स्ट्रा है, पहले आपने मोल्स निकाले फिर न्यूट्रॉन्स निकाले और थोड़ा कैलकुलेशन है। तो वैसे भी मेरे हिसाब, मैं अगर रहता मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करता, और बी वाइज के सारे स्टूडेंट भी इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करते, ठीक। नेक्स्ट, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कैल्शियम दैट हैज सेम नंबर ऑफ एटम एज 16 ग्राम ऑफ, ये देखो 16 ग्राम क्या दे रखा है मीथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 16/16 1 मोल है ना, यानी NaCH4 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के 5, तो टोटल एटम कितने हो गए 5 Na एटम्स आए ना टोटल, ठीक 5 Na। तो अब देखो 5 Na एटम किस में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला करो, पहला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने आएंगे 200 डिवाइड बाय कैल्शियम का मास 40, तो 5 मोल आ गया, और कैल्शियम का सैंपल है तो 5 Na कैल्शियम एटम। ये तो पहले भी आ गए यार, ये भी आसान क्वेश्चन हो गया। आंसर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट से कोई क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं। और जब मैं पेपर बना रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार बच्चों के लिए टफ पेपर बना दिया, इतना आसान बन गया मुझे बनाने के बाद पता चला, वो भी बल्कि वीडियो सॉल्यूशन के टाइम पता चल रहा है, ठीक कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
When 50 ml of 2 molar HCl, 100 ml of 1 molar HCl and 100 ml of 0.5 molar HCl are mixed together, the resulting solution, ये वही है आपका M is equal to M1V1 plus M2V2 plus M3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, है ना। ठीक, तो देखो कितना है, M1 है 2 गुना 50, अगर ml में रख रहे हो ना, नीचे वॉल्यूम ml में रखना, तो 1 गुना 100 और ये है 0.5 गुना 100, ठीक, डिवाइड बाई 50, 100 और 100, 250 हो गया नीचे, है ना। तो ये 100 और 100, 200 और 50, 250 बाई 250, ये तो 1 मोलर आ गया यार। इसकी भी कैलकुलेशन बड़ी आसान थी। ठीक, आंसर इज 1। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे, ऐसा थोड़ा ऐसे पेपर को दूसरे अटेम्प्ट में देखोगे। ठीक है, करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे भी आएंगे आसान आसान। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, व्हेन ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 by adding solvents, its molarity before dilution M1 and after dilution M2 are dated as M1V1 equal to M2V2. During dilution moles of solute remains कंजर्व्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, वॉल्यूम V1 है और इसका कंसंट्रेशन M1 है। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, मान लीजिए इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। ठीक, अब वाटर ऐड करने पे, सॉल्वेंट ऐड करने से इसकी वॉल्यूम तो V2 हो जाएगी और कंसंट्रेशन तो चेंज होगी ना, M2। लेकिन यहां पे अगर n मोल्स थे तो यहां पे भी कितने रहेंगे, n मोल्स रहेंगे। ठीक, मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। भाई आपने सॉल्यूट के मोल्स थोड़ा चेंज किए, आपने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, तो मोल्स क्या है, मोल्स आपके सेम रहने वाले हैं। ये कितने, ये M1 और ये M2V2 है यहाँ पे मोल्स, तो मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, मोल्स रिमेन्स सेम, कंजर्व्ड है। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 यहीं से आया है और ये मैंने आपको क्लास में भी सिखाया। स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 सही और आंसर 4 आ जाएगा। 12th का आंसर 4, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एन इथेनॉल वाटर मिक्सचर हैज डेंसिटी 1025 ग्राम पर लीटर, इट्स ये क्या लिख रहा है, इज 8 मोलर, मतलब मोलरिटी लिख रहा होगा, इट्स मोलरिटी आ जाएगा यहाँ पे ना, इज 8 मोलर। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द इथेनॉल इज। देखो भाई मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला रटते हैं। ठीक, टीचर भी डेंसिटी का फॉर्मूला रटवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे कि इस बार आपके फॉर्मूलाज और ट्रिक्स ने नीट 2025 में काम नहीं किया, वही इस बार केमिस्ट्री में होने वाला है। तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। देखो क्या देखा है, उसने 8 मोलर दिया है ना, तो आप देख सकते हो 8 मोल ऑफ इथेनॉल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की उसने डेंसिटी भी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1025 ग्राम पर लीटर। तो अब आपसे क्या पूछा है, मोलैलिटी उसने पूछा है, तो क्या लिखोगे, 8 मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रखना है ना। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना, डेंसिटी इतना और वॉल्यूम भी 1 है, तो 1025 ग्राम आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1025 माइनस वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 8 मोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मास कितना होगा 24 और 6 ये 30 और 16 कितना हो गया 48। तो 8 इंटू 48 कर दो। तो ये 8 इंटू 48 को ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। अरे आप इसको लिख लिया करो 50 माइनस 2, 8 इंटू 50 माइनस 2, 850 जा 400 और माइनस 16 करोगे उसमें से तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस कर दो 400 में से, तो ये आ गया आपका 384। ठीक, तो 1025 माइनस 384 करोगे तो ये 1 आ गया, और ये 12 में से 8 गए 4 और 10 में से ये 741 ग्राम आ गया। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 0.7141 kg। तो अब 1 कितनी आएगी, ये 1 इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8000/741। ठीक, 741 को तो आप यही लिख दो ना इजी कैलकुलेशन के लिए, और 74 किस पे जाएगा, 1 पे बच गया 6
और 74 बच गया कितना, नहीं 8 बच गया ना, 6 बच गया सॉरी 60, तो अब 10 पे जाएगा लगभग। तो ये तो इसमें कोई गड़बड़ हो रही है मेरी, है ना, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक, एक बार वापस चेक करते हैं। 8 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ये भी ठीक है, और ये सही है क्या अपना, ये सही नहीं है भाई, यहाँ पे 641 आएगा, सॉरी ये गलती कर दी अपने ने, है ना, 641 आना था, 9 में से 3 गया 6 आएगा, तो ये पॉइंट, ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मेरे से हो सकती है, तो क्यों। अब देखो ये देखो, अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको तो और भी सोल्व कर सकते हो। 8 जा और ये 100, तो 100/8, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 12 8 जा 96 होता है, 12.2 मान लो, 12.818 ये लिख रखा है इसने। आंसर इज 3। ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसमें ना दो स्टेप तो सीधे सीधे हो गए, और जैसे कैलकुलेशन मैं फास्ट कर रहा हूं, मे भी आपसे इतनी फास्ट कैलकुलेशन ना करी जाए, ठीक। और जैसे अगर मेरी तरफ फास्ट करते टाइम गलती भी हो जाए भाई, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कर लोगे इसको। नेक्स्ट, अगर किसी को कुछ लिखना लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं, भाई वॉल्यूम पूछ रखा है, 0.25 नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन 10 मिली इक्विवेलेंट, क्या दिया। आप लिखो ना यार, 0.25 नॉर्मलिटी दे रखा है, ठीक, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने दे रखे हैं, दैट इज 10 मिली इक्विवेलेंट, 10 × 10⁻³ इक्विवेलेंट्स, ठीक। और नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब आप यहां से लिख दो नॉर्मलिटी कितना है, 0.25, दैट इज इक्वल 10⁻² इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका इक्वल टू 25, कितना आएगा, एक सेकंड को कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना मैं, 0.25 और ये 10⁻, ठीक है। यहां से क्या करोगे, इसको वॉल्यूम उधर जाएगा, ये इधर 10⁻² डिवाइड बाय 0.25, तो ये हो जाएगा 1/25, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.04 लीटर, और ये हो सकता है 40 ml, ये आ जाएगा आई थिंक, है ना, ठीक। 40 ml कौन सा आंसर आ रहा है, पहला आंसर आ रहा है, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन से सारे आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, मैंने आपको क्लास में सारे करवा रखे हैं, इवन आपके एनसीईआरटी में है, और जेईई मेंस में तो फिक्स है, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। तो नीट 2026 में आप लिख लो डेंसिटी, मोलरिटी और मोललिटी, इस पे क्वेश्चन 101% आएगा, मेरा नाम लिख देना इस बात के साथ आप, ठीक। नेक्स्ट, द डेंसिटी, हाँ यही फायदा है भाई टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने का, यही तो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। देखो क्लास में मैं जो सिखा रहा हूं, लेकिन टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं टेस्ट का क्या बेनिफिट है, ये देखो ना कैसे क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज 1.2 ग्राम पर ml, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 100 ग्राम पर मोल, thus मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखो भाई सीधा ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 में आ सकता है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, जो नीट 2026 के लिए लिखा है मैंने, है ना। करें स्टार्ट। अब देखो डेंसिटी ऑफ 2 मोलर दे रखा है, डेंसिटी दे दी और उसका मोलरिटी दे दी, पूछा क्या है, मोलरिटी। आप ऐसे लिख दिया करो, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है, और इसने दे रखा मोलरिटी, इसने पूछा है, मोलर मास दे दिया कितना, 100 ग्राम पर मोल, ठीक, और क्या दे रखा है, मोलरिटी। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। जिसने गिवन और टू प्रूव लिख दिया, गिवन और टू फाइंड आउट लिख दिया, उसका क्वेश्चन 95% सोल्व हो जाता है। ये बात पाइथागोरस ने बोली है, ना कि सुनील नैन ने, ठीक। सुनील नैन ने बस उनकी बात को रिपीट किया है। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको मोलरिटी फाइंड आउट कर दी है, डेंसिटी और मोलरिटी दिया है, तो कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, मत लगाओ फॉर्मूला, सीधा लिखो ना, 2 मोलर का मतलब लिखो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही तो सिखाया क्लास में आपको। आपको क्या बताना है, मोलरिटी। क्या होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लाओ भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कहाँ है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है कितना, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है 1.2 और वॉल्यूम है वो 1000 ग्राम, 1000 ml, तो 1200 ग्राम आया कि नहीं आया। लेकिन हमें चाहिए क्या, वेट ऑफ सोलवेंट, तो वेट ऑफ सोलवेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। सोल्यूट का मास कितना, 2 मोल्स है, 1 मोल का मास 100 है, तो 2 इंटू 100, तो ये 200 माइनस कर दो, 1000 ग्राम आ गया यानी 1 kg। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे मोललिटी इज इक्वल टू 2/1 मोलल यानी 2 मोलल। ठीक, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था कम से कम, ठीक है ना। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक कर लेंगे भाई। अब देखो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं, जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि ये नीट एग्जाम में आएगा, मे भी बिल्कुल एज इट इज ना आए, थोड़ी बहुत एग्जामिनर वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन आपको सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे नीट 2026 के लिए पहले टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन, जिसमें मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 में आ सकता है। और आप लिख लो नीट 2026 एग्जाम में एक आपका मोलरिटी और डेंसिटी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको मोलरिटी देके डेंसिटी देके मोलरिटी पूछ सकता है और मोलरिटी देके मोलरिटी पूछ सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जैसे ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, उसकी मोलरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा सॉल्यूट का और मोलरिटी पूछा है, तो हम समझ गए। पहले तो ये गिवन जो भी है ऐसे साइड में लिख लिया करो ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो 2 मोलर दे रखा है, तो 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, वो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितना आ गया 1200 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, कितना 2 मोल का, 1 मोल का है 100 ग्राम, तो माइनस 200 1000 ग्राम यानी 1 kg आ गया। तो आपको मोलरिटी बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 2 मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1, 2 मोल आ गया। आप पता नहीं कौन सा फॉर्मूला रटते रहते हो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन, इसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, ये भी मैं आपको क्लास में ही सिखाऊंगा, लेक्चर में ही सिखाऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे करा रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 3 मोलल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.1 ग्राम पर सीसी। इसको आप 1.1 ग्राम पर ml भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है। द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मोलरिटी कितना 3.0 गिवन है और डेंसिटी कितना है इसका सॉल्यूशन का 1.11 ग्राम पर ml, और पूछा है आपसे मोलरिटी। मोलरिटी के लिए चाहिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये आपसे पूछा है। ठीक, अब देखो, अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, इससे क्वेश्चन सोल्व करना। पहले आप लिखोगे 3 मोलल का मतलब है 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, 1 kg सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू 3 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हमें पता नहीं है। कैसे पता करें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपने पास है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट है, प्लस NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मास होता है कितना 40, 3 मोल का कितना हो जाएगा 3 इंटू 40 120, तो 1120 ग्राम हो गया। तो अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, आप जानते हो, वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, ये हो जाएगा 1120 डिवाइड बाय 1.11, ये ml में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1.12 बटा 1.11 यानी 112 बटे 111 लीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो 112 बटे 111, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 111 डिवाइड बाई 112 मोलर आ जाएगी। कौन सा आंसर आ रहा है, पहला 4 तो नहीं आएगा, ये 3.6, ये 3.0। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसका आंसर 3 लगा देंगे कि लगभग 3 इसको 1 मानेंगे, लेकिन ये भी तो आंसर है 2.9। तो आप देखो 111 बाई 112, तो 1 से छोटा आएगा, और 3 इंटू 1 से छोटा, 3 से छोटा यानी 2.9 समथिंग आ जाएगा, जैसा कि इसने लिखा है। ये आंसर आ जाएगा 4th, आंसर इज 4, और ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, लिख लेंगे इस पे। नीट 2026 में ये क्वेश्चन 101% आएगा। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा था कि नीट 2026 में आ सकता है, इस क्वेश्चन पे मैंने साफ साफ लिख दिया नीट 2026 में आएगा।
देखो मैं क्लियर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बोला था नीट 2026 में आ सकता है, और इस क्वेश्चन में मैंने साफ लिखा नीट 2026 में आएगा। क्यों आएगा? देखो आसान क्वेश्चन है। 3 मोलल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.1 ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी, एक ही बात होता है। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलरिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी पूछा है। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 मोलल को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट। ठीक, तो मोल्स कितने हो गए? 3। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और चाहिए। यहां पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1000 ग्राम। यहाँ पे 3 मोल है NaOH के, तो 3 मोल का मास 120 ग्राम, 1120 ग्राम हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट डिवाइड बाय डेंसिटी कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आ गया? 112 बाई 111 लीटर आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक, तो ये मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर कर दिया, तो 3 इंटू 111 बाई 112 मोलर। अब बच्चे क्या करेंगे? जल्दबाजी में इसका आंसर 3 लगाएंगे, क्योंकि इसको 1 मान के ये आंसर लगा देंगे। लेकिन देखो एक आंसर 2.9 समथिंग भी है, तो यहाँ पे 111 को जब 112 से डिवाइड करोगे 3 से छोटा आएगा, यानी यहाँ पे सॉरी 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा तो 1 से छोटे को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से छोटा आएगा, आंसर 4। अब ऐसे क्वेश्चन जब दिखेंगे बहुत सारे बच्चे इनको स्किप कराएंगे, लेकिन जो बच्चा बीवाइज क्लासेस से पढ़ के जाएगा वो बिना पूरी कैलकुलेशन किए भी इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर जाएगा, क्योंकि यही चीजें तो मैं आपको केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में सिखाऊंगा। क्लास में भी यही सिखाता हूं, टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, कर लेंगे ना भाई? तो ये क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जाम में। समझ आ गया ना क्यों आ सकता है? इस वैल्यू की वजह से, क्योंकि नीट 2026 बोल रहे हैं टफ आ सकता है, तो ये क्वेश्चन टफ और लेंथी बनाएंगे पेपर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3 solution? Good question. ये ऑलरेडी मैं क्लास में करा चुका हूं, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। तो देखो इतना बनाना है, पहले इसके काम करो, मोल्स निकाल लो। तो 2 मोलर इंटू 0.25 कितने होगा? 0.5 मोल हुआ, और 1 मोल का मास होता है 63 होता है, आई थिंक है ना, HNO3 का कितना? 63 होता है ना, तो 63 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 31.5 ग्राम आ गया। इतना चाहिए आपको। अब वो बोल रहा है कौन सा, जो सॉल्यूशन आपको दिया वो 70% HNO3, इसमें से लेना आपको 70% HNO3 जो है ना, इसका मतलब ये है 70 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे देखना, अब इसका 31.5 ग्राम है। आप एक बात बताओ, जो 70 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन है वो क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम प्योर HNO3 है। हमें चाहिए कितना? प्योर 31.5, तो हम बोलेंगे 70 ग्राम प्योर HNO3 obtained from क्या लिख दोगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन से मिलेगा जो इधर का 70% HNO3, 1 ग्राम obtained from 100 by 70 ग्राम सॉल्यूशन, और 31.5 ग्राम obtained from 100 by 70 मल्टीप्लाई बाय 31.5 ग्राम। ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो कट जाएगी, ये आ जाएगा 7 4 जा 28 और 5 45 ग्राम। तो इसका कितना मास चाहिए? 45 ग्राम चाहिए। आंसर इज 1, आंसर इज 1। और ये भी आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट अटेम्प्ट की बजाय सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन रीजन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। देखो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है, सॉरी मोलैलिटी है, मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी यहाँ पे मास की बात की गई है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो दोनों जगह मास की बात हो रही है। और मोल फ्रैक्शन में भी क्या होता है? रेशियो ऑफ मोल्स, ये क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स। ठीक, तो ये भी क्या होता है आपका? रेशियो ऑफ मोल्स भी आपका क्या है? मास की टर्म में है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा, दीज कंसंट्रेशन यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास रादर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मास, है ना, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ volume and mass, is independent of temperature. These concentration term are defined in terms of mass. mass में डिफाइन की गई है, ना कि mass and volume में, इसलिए क्या है? independent of temperature। ये स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जहां पे मास के साथ साथ वॉल्यूम आएगी ना सॉल्यूशन की, जहां पे मास के साथ साथ वॉल्यूम आएगी, तो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ,
और जहां पे जिस कंसेंट्रेशन टर्म में मास के साथ साथ वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर आ जाएगा 1। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये भी मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया था। जहां पे वॉल्यूम आ गई ना जिस कंसेंट्रेशन टर्म में, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। नेक्स्ट, a mixture of gas contain H2 and O2. Gases in the ratio of 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of two gases in the mixture? H2 and O2 1:4। ठीक, इतना weight by weight। ठीक, what is the molar ratio? तो 1 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ मोल्स, इसका 4 डिवाइड बाई 32, तो ये हो गया 1/8। 8 इधर आएगा तो 8 डिवाइड बाई 4 इज टू, ये 4:1 आया कि नहीं आया? बोलो कोई डाउट है क्या? आंसर 2 आ जाएगा। 19 का 2। और ये क्वेश्चन आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है भाई। 20, ये आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? एक काम करो, सबके मोल्स निकालो। इसके मोल कितने आएंगे? 1/24 मोल्स में, एक मोल में n एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय n। 1 ग्राम O2, तो 1 ग्राम O2 है, O2 का मास 32 होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? Na मोलिक्यूल्स इनटू में 2, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, तो 1/16 Na आ गया। नेक्स्ट, इसका कितना आएगा? 1/7 इंटू Na, और इसका आएगा 1/108 NaAg के। तो सबसे ज्यादा किसके आगे? 1/7 Na। आंसर इज थर्ड। आसान क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। ठीक, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। How many grams of SO2 could be formed in the mixture of 128 gram of sulfur and 100 gram O2 are mixed and ignited? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना। सल्फर दिया है और O2, इसको इग्नाइट करके SO2 बनाया गया। देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कैसे करेंगे? सल्फर का मास दिया है 128 ग्राम और ऑक्सीजन का मास दिया है 100 ग्राम। दोनों का इग्निशन किया गया है, यानी दोनों को जलाया गया। सल्फर का कंबशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में SO2 बनेगा। तो कितना SO2 बनेगा वो बताना आपको। सबसे पहले इसके ना मोल्स फाइंड आउट करो। सबसे पहला काम होता है मोल्स फाइंड आउट करो। डिवाइड बाई 32 करोगे, कितना मोल आएगा? 4 मोल। इसको डिवाइड बाई 32 करोगे, इसका कितना आया? तो 3 पॉइंट समथिंग मोल। 32 3 जा होता है 96, 3 पॉइंट समथिंग मोल आ गया। अब आप क्या करो? L चेक करो, लिमिटिंग रिजेंट। इसका 4 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्री इसका 1 है, और इसका L 3 पॉइंट समथिंग बाई 1, तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हो गया? O2 हो गया। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। देखो 1 मोल O2 प्रोड्यूस क्या? 1 मोल SO2, और फिर यहां पे कितना है? 100/32 ग्राम, सॉरी 32 मोल O2 प्रोड्यूस, तो 100/32 मोल ऑफ SO2। अब SO2 का मास पूछा है, तो 100 डिवाइड बाई 32 गुना में 100 कर दो, कितना आ गया? सॉरी 100 नहीं, उसका 1 मोल का मास 32, तो 100 ग्राम आ जाएगा। आंसर इज 1। आंसर इज 1 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व। अच्छा सॉरी, एक काम कर दिया मैंने, सल्फर का मास लिख दिया। यहाँ पे 32 नहीं आएगा आपका, यहाँ पे 64 आएगा, क्योंकि SO2 का मास लेंगे ना भाई। SO2 का मास तो 64 होगा, तो ये कितना आ गया? 200 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर इज 3। आंसर इज 3, और ये आपका फर्स्ट नहीं सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन माना जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ठीक, नेक्स्ट। Equal masses of O2 and N2 are reacted according to the equation O2 plus N2 converting into NO। तो O2 और N2 के इक्वल मास ले लिए और 2NO बन रहा है। मान लीजिए इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम। ये पूछ रहा है लिमिटिंग रिजेंट कौन सा होगा। देखो पहले इनका 1/32 कर दो, 1/32, ये मोल्स आ गए। अब L कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री। तो सॉरी इसका 14 होता ना यार, 28 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री। तो L किसका छोटा आ रहा है? तो L इसका छोटा आएगा, तो जिसका L की वैल्यू कम, तो वही लिमिटिंग रिजेंट। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हो गया हमारा? O2 हो जाएगा। तो O2 इज द लिमिटिंग रिजेंट एंड N2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस, दैट इज एक्सेस रिजेंट। आंसर पहला ही आ जाएगा, आंसर फर्स्ट आएगा। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 20 मोल ऑफ A एंड 14 मोल ऑफ B आर मिक्स्ड एंड allowed to react according to the equation A plus 2B is converting into C। तो व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ C? कितने बनेंगे C के, ये बताना है। ये है, इसके कितने? 20 और इसके 14। इसका इनके नंबर ऑफ मोल्स है। L फाइंड आउट करो, 20/14
1, ये 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो L किसका छोटा आया? B का। तो B इज लिमिटिंग एजेंट, तो B के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ऑफ B प्रोड्यूस 3 मोल C, फिर आप लिखोगे 1 मोल B प्रोड्यूस 3/2 मोल C, और कितना 14 मोल प्रोड्यूस 3/2 इंटू 14 दैट इज 21 मोल C। कौन सा आंसर आया? आंसर इज 2। ऐसे आसान क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका फर्स्ट ही या ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट कुछ बच्चे होते हैं जो लिमिटिंग रिजल्ट के क्वेश्चन से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कोक। ये तो आपके ना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का ही आई थिंक, ठीक। द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट इज। देखो सबसे पहले पता क्या करना, यहां पे लिखना ये 1 लीटर ऑफ CO2 को किसके साथ? रेड हॉट कोक के ऊपर से पास कर रहा है, क्या बनेगा? CO गैस बनेगी। तो रिएक्शन ऐसे बैलेंस होगी आपकी, कोक सॉलिड होता है, ठीक। अब देखो ये 1 लीटर, ठीक। अब 1 लीटर में से, अच्छा इसकी तो बात करेंगे नहीं हम, वो तो सॉलिड है, ठीक। तो 1 में से मान लीजिए x लीटर कंज्यूम हुई, तो इसका 1 लीटर कितना देता है CO का? 2 लीटर, और इसका x लीटर कितना देगा? 2x लीटर, यही होगा ना। तो इसका सम दे दिया उसने, ये दे दिया 1.4 लीटर। तो आप लिखोगे 1 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू 1.4 लीटर, x इज इक्वल टू 0.4 लीटर। अब बताओ, अब आप यहां पे लिख सकते हो ये 1 में से 0.4 गया दैट इज इक्वल टू कितना? 0.6 लीटर, और ये कितना? ये 2 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.8 लीटर। कौन सा आंसर आएगा? तो 0.6 लीटर CO2 और 0.8 लीटर CO बचेगा। 0.8 लीटर CO, 0.6 लीटर CO2। आंसर इज 1। और ये हमारा, ये तो फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन बोलेंगे, आसान क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते नहीं हो ढंग से। देखो मैं तो पता क्या करता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख देता हूँ, अपने आप आंसर आ जाता है। तो आप भी अगर ऐसे करेंगे आपके भी आंसर आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट इज। गुड क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन भी लिख सकते हो आप इसको। देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमने क्या बनाया? MgO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक। एक बात बताओ, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका 8 ग्राम का मास कितना होगा? 8 ग्राम के मोल्स बना लो, 8 डिवाइड बाई 24 इसका होता है, 16 इसका, डिवाइड बाई 40, तो ये हो गया 1/5 मोल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ MgO is obtained by decomposition of बोलो कितना? 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। और 1/5 मोल ऑफ MgO कैसे मिलेगा? 1/5 मोल ऑफ MgCO3 से 1/5 इंटू इसका वेट कितना होगा? मैग्नीशियम का 24 और कार्बन का 12, 36 हो गया, और आपका 48 हो जाएगा किसका? 3 ऑक्सीजन एटम का। तो 36 और 48 जोड़ दो, 36 और 48 जोड़ दोगे 44, और कितना हो जाएगा? ये 84 हो गया ना, ये 84 ग्राम। कितना ग्राम आ गया? ये कितना ग्राम आ गया? ये आएगा आपका 5 1 जा 16.8 ग्राम। अब देखो यहाँ पे ना 16.8 ग्राम ये प्योर है, ये प्योर MgCO3 है जिसका डिकम्पोजिशन से 8 ग्राम Mg मिलता है। तो अब पता क्या होगा? आप लिखोगे अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी पूछा ना। देखो आपका प्योर कितना? 16.8 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 20 और गुणा में 100, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा सोल्व करने पे, क्योंकि ये 20 15 100, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 84%। ये देखो एक सेकंड, ये 84%, 20 15 100 करने पे, ठीक। 84% है आंसर, आंसर इज 4। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आंसर 4 है, और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, उसने बोला कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया और उसमें CO2 मिली और 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी कितनी है मैग्नीशियम कार्बोनेट में? तो मैं ये रिएक्शन लिखूंगा MgCO3 डिकम्पोज
होगा तो Mg और CO2 बनेगा। कितना MgO बना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम के मैंने मोल्स फाइंड आउट कर लिए, कितना आ गया 8 बाई इसका मास होता है 41/5 मोल। रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं 1 मोल MgO इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। 1/5 मोल इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1/5 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो 1/5 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास इसके 1 मोल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, 16.8 ग्राम आ गया। यानी यहाँ पे जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो प्योर था वो 6.8 था, जिसको डिकम्पोज करने पे 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो प्योर कितना था 16.8, लेकिन ये तो बोल रहा ना कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से 8 ग्राम मिल रहा है, तो उसमें प्योर तो 16.8 है, ये टोटल मास है, तो प्योर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। ठीक, 84। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये सारे केयर टेस्ट में कराऊंगा मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन थे सारे, फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन, अब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहा ना थोड़ा मजा? नेक्स्ट और मजा लो। 26 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। देखो H2 है प्लस हाफ O2 है, विल फॉर्म वाटर। ठीक, अगर इसका 2 ग्राम लिया, इसका कितना लिखा है 16 ग्राम, तो ये 2 ग्राम। अब 2 ग्राम के मोल्स बनाओ, 2/2 इज इक्वल टू 1 मोल, और इसका 16/32 इज इक्वल टू इसका हाफ मोल। तो हमें पता है इसका 1 मोल इसके हाफ मोल के साथ रिएक्शन करके वाटर 1 मोल तो बनाएगा, तो इसका बनेगा 1 मोल। 1 मोल का मास यानी 18 ग्राम। तो सही तो है, इसमें कोई लिमिटिंग रिजेंट है ही नहीं, कोई लिमिटिंग रिजेंट है ही नहीं। ठीक, इसका 1 मोल इसके हाफ मोल के साथ रिएक्शन करता है, और 1 मोल और हाफ मोल दे ही रखा है, तो इसका 1 मोल इसके हाफ मोल के साथ 1 मोल वाटर बनाएगा 18 ग्राम। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिजेंट। लिमिटिंग रिजेंट तो कोई है ही नहीं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट। आंसर 2 आ जाएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड दैट हैज इंपेरिकल फॉर्मूला दिस एंड मोलिकुलर वेट ऑफ 168। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखो, 24 प्लस 2 प्लस 16 कितना 42 हो गया ना, 42 ग्राम। ठीक, 42 हो गया, तो n कितना आएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये आ गया 4। तो मोलिकुलर फॉर्मूला पता क्या होगा? 4 गुना C2H2O, ये हो गया C4H8O4। कौन सा आंसर आ रहा है? C4, एक सेकंड, C4 4 दूनी 8 हुआ ना, C4H8। इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, कुछ गलती तो नहीं हुई ना? C4H8 और O4, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या बन सकता है इसका? ये तो कुछ बना नहीं। ठीक, अब एक काम करते हैं और देखते हैं, दोबारा देखते हैं। 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 और 16 42, ये तो सही है। 168 को 42 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी, अच्छा यहाँ पे 8 आएगा, 8 कार्बन 8 ही ऑक्सीजन और 4 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, सॉरी आंसर 3। आंसर 3, ये इजी क्वेश्चन था, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का है, मैंने जल्दबाजी में छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है ना? जरूरी नहीं है कि टीचर गलती ना करे, है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको देखते ही भाग जाएंगे, है ना, छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। देखो इसमें दे रखा है सीरियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास दे रखा है, बाई परसेंट बाई मास दे रखा है। व्हाट इज करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला? देखो एक काम करो, सीरियम है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ये लिख दो। तो इसमें ये कितना है 50.4% और ये कितना है 15.1% और ये है 34.5%। इनके मोलर मास से डिवाइड करो, इसका 140, इसका कितना 14 और इसका कितना 6, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर दिया। तो कितना आंसर आएगा? देखो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका तो आंसर आ जाएगा 4, देखो ये तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, 16 तो नहीं 32 और बच गया कितना 2 और 25 16 ये जाएगा 16 पे 1 पे और फिर 16 5 80। ठीक, और ये जाएगा 14 कम 14, बच गया कितना 1 1.0 और फिर जाएगा एक इस पे 14 से 98 14 8 112 लगभग 75 इतना। ठीक, और ये कितना है? ये अगर इसको डिवाइड करोगे ना आप, इसको डिवाइड करोगे, इसको 5 मान लो, 14 को 5 को 14 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको सोल्व करोगे तो लगभग ये जाएगा पॉइंट किस पे लिखे, इसको लिख सकते हो आप 14 3 जा, है ना, और बच गया कितना 8, फिर 14 5 जा, फिर कितना बच गया 10
और 14 7 जा, ये आ गया। अब एक काम करो, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। 0.357 है ना, 0.357 जो भी लिखना चाहो 0.357 से, और 1.075 इसको 0.357 से, और इसको 2.15 को 0.357 से। तो ये तो हो गया रेशियो 1:2। ये कितना आएगा, ये कट जाएगा यार किस पे, लगभग 3 पे, 3 पे कट जाएगा ये। 35 थी 105 ना, तो 1:3, और ये कट जाएगा 35 थी 105, तो 105 दूनी 210, तो ये कट जाएगा 6 पे, तो ये 1:3:6। तो सीरियम का एक एटम है, 3 नाइट्रोजन के है और 6 ऑक्सीजन के है। बताओ कौन से में है। सीरियम का 2, सीरियम का 2 नहीं आ सकता। सीरियम का 1, नाइट्रोजन के 2, ये भी नहीं आ सकता। सीरियम का 1, 3 नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के 6। आंसर 4, आंसर इज 4। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप सेकंड नहीं इसको थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाओगे, क्योंकि बच्चे इतनी फास्ट नहीं सोच पाएंगे जितना फास्ट मैंने सोच लिया। ठीक सर, हम कैसे सोचें, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, क्लास में सिखा तो रहा हूं आपको। अब टेस्ट में देखो, टेस्ट की चीजें टेस्ट में सिखाऊंगा, क्लास की चीजें क्लास में सिखाऊंगा, है ना। नेक्स्ट, ये 60 नहीं, ये 60, ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक, कहीं 60 सोचो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए 27 ग्राम ऑफ अननोन hydrocarbon was burnt in excess O2 to form 88 gram of CO2 and 27 gram of water. What is the possible molecular formula of the hydrocarbon? देखो अच्छा क्वेश्चन, कैसे करेंगे। CXHY है, ठीक, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। मैं बैलेंसिंग भी आपको पहले सिखा रहा हूं। क्या बनेगा, CO2 बनता है और वाटर बनता है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं सीख लो। उधर X कार्बन तो इधर भी X कार्बन, उधर Y हाइड्रोजन तो इधर Y/2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, इधर X O2 मॉलिक्यूल है तो ये XO2 मॉलिक्यूल होगा, इधर Y/2 ऑक्सीजन एटम है यानी Y/4 O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये बैलेंसिंग हो गई रिएक्शन की। ठीक, अब जैसे ये रिएक्शन है, इसका ये 1 मोल मान लो आप, इसका कितना मिल रहा है 88 ग्राम, ये 27 ग्राम। इनके मोल्स फाइंड आउट करना, 44 से कितना 2 मोल आ गया। ठीक, और यहाँ पे 27 डिवाइड बाई कितना 18, कितना आ गया 3/2 मोल आ गया। इसका मतलब पता क्या हुआ भाई, इसका 1 मोल है ना, X के कितने मोल दे रहा है 2 मोल दे रहा है, यही तो समझते हो। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू आएगी ना, X की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और यहाँ पे Y/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यानी Y = 3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है आपके सब्सटेंस का, ये आ जाएगा C2H3। अब उसने क्या बोल रखा है, अब मास पे मत जाओ, इसको मत देखो आप। C2H3 से आ जाएगा उसका मास तो, लेकिन C2H3 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, या तो C, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो C4H6 हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो C4H9 हो सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करो C8H12 हो सकता है। आंसर कौन सा आ गया, पहला ही आ जाएगा C4H6। ये दे रखा ऑप्शन 4 में, आंसर इज 4। और ये हमारा कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो सेकंड अटेम्प्ट तक जाएगा, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी। ठीक, कर लेंगे भाई। 29 का आंसर 4। नेक्स्ट, अच्छा उसने ना गलती करवाने के लिए देखो C4H3 भी लिख रखा है, ध्यान देना। और जो C2H3 बन रहा है ना तुम्हारा, मास तो इसका भी 27 ही आएगा। ठीक, 24 और +3 27, लेकिन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है। ठीक, पहले अगर ये दिया होता तो ये आंसर हो जाता, अब ये आंसर नहीं आ रहा तो कोई फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं है, ये आप रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस रिएक्शन। भाई आपको 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए 3 मोल H2। ठीक, और 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए 3/2 मोल H2। और अब बता दो 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए 3/2 × 20, दैट इज इक्वल टू 30 मोल H2। आंसर इज 2, आंसर इज 2। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो, इसमें ना 16 ग्राम CH4 है, इसका मतलब क्या है 28 ग्राम तो नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। वेट इतना नहीं है, ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STV, ये तो 1 मोल है, 1 मोल का 22.4 आएगा। तो अब इसके ना इलेक्ट्रॉन निकालो, तो पहला जो है CH4, इसका नंबर ऑफ मोल्स 16/16 कितना आ गया 1 मोल आ गया, और 1 मोल में NaCH4 मॉलिक्यूल्स है। ठीक, और NaCH4 मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते, 10 Na आ गया। तो 10 Na का मतलब यही तो होता है 16 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया, मैच कर गया 2 के साथ।
नेक्स्ट 1 ग्राम H2, दूसरा है 1 बी है 1 ग्राम H2, तो H2 का 1 ग्राम यानी 1/2 मोल, दैट इज 11.2 लीटर एट STP। ये मैच कर गया 4 के साथ, है ना। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल N2 का मास होता है 28 ग्राम, ये मैच कर गया फर्स्ट के साथ। 0.5 मोल ऑफ SO2, ये है 1 मोल का 64 ग्राम होता है, तो हाफ मोल का 28 ग्राम, तो डी का आंसर आ गया। डी का आंसर आ गया कौन सा, 32 ग्राम आएगा, सॉरी, ठीक। थर्ड, ए का 2, बी का 4 और सी का 1, डी का 3, आंसर इज 4। कर देंगे भैया ऐसे, ये हो गया 31 का 4। ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना, कोई भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ X to 1 मोल ऑफ वाटर। दो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, 18 ग्राम, ठीक। बोल रहा है मास बाई मास परसेंट कितना होगा, वेट बाई वेट परसेंट। पता क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन और गुणा में 100। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम है, X का वेट 2 है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 18 और 2 20, गुणा में 100, 10% आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका सेकंड आ ही गया है, ठीक। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पार्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। भाई मास का रेशियो दे देगा, किसका, O2 का और N2 का, कितना, 1:4, तो 1/4 इसका मोल्स का रेशियो आ गया, और इसका 1/32 हुआ ना, इसका 1/32, और इसका 4/28, इसको कैंसिल करो 1/7, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया 7:2। अच्छा, जो मोल्स का रेशियो आएगा वही मॉलिक्यूल्स का आएगा, 1/32 Na, है ना, इज टू 1/7 Na, और इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रेशियो को लिख सकते हो, Na से Na कैंसिल, 7 इधर आया, उधर 32 गया, तो 7:32, आंसर 3, ठीक। आंसर इज 3, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास, द नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, एटॉमिक मास दे रखा है। भाई एक बात बताओ, यहां पे पहले आपको चेक करना पड़ेगा हीमोग्लोबिन में कम मास कितना होता है। देखो 0.34% कितने में है, 0.34%, क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाई मास दे दिया, ठीक। नंबर ऑफ एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो हम एक बात जानते हैं, सीधा आप इसको ऐसा लिख लो ना, 100 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है 100 ग्राम, उसमें कितना है, हैज आयरन, कितना, 0.34 ग्राम ना, यही तो लिख सकते हैं इसको, 0.34% का मतलब। और 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.34 डिवाइड बाई 100 ग्राम, और 3.3 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3.3 कर दो, डिवाइड बाई 100 गुणा में 3.3 ग्राम, यह आया कि नहीं आया, इतना मास आ गया। अब आपको आयरन के एटम्स बताने हैं, इतना ये आयरन है, तो एक काम करो आप ना 0.3/4 डिवाइड बाई 100 गुणा में 3.3 डिवाइड बाई क्या करोगे, इसका मोलर मास, तो इससे आएंगे मोल्स, और इनटू में Na, इतने एटम्स आ जाएंगे। अब सोल्व करो भाई, ये तो बड़ी कहानी हो गई। 0.34 डिवाइड बाई 100 गुणा में 3.3 डिवाइड बाई 56 गुणा में Na, 6 × 10⁻23। कहीं से कुछ पास आसपास लग रहा है। देखो 3.3 को 6 × 18 6 × 18 19, इसको लगभग 20 लिख दो, लिख दिया। इसको 20 लिखने के बाद इसको 0.3 कितना आएगा, 0.68 आएगा लगभग, ये 0.68, तो इसको 0.68 को लगभग 7 लिख दो, और 0.68 नहीं 6.8 आएगा ये, है ना, 6.8 आ जाएगा फिर ये, ठीक। और इसको लगभग 7 लिख के इसको 7 8 56 पे काट दो, और इसको 10⁻21, ठीक। और 1/8 होता है 0.125, तो उसको लिख दो लगभग 1.2, है ना, इंटू 10⁻⁻1 1.2 इंटू 10⁻20 आ जाएगा, इतने आइटम्स आ जाएंगे। ये आ गया आंसर 3। आंसर तो 3 आ गया, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट का हो गया, ठीक। 1 मिनट से ज्यादा लग गई मुझे 1 मिनट से ज्यादा लग गई, तो वैसे ही थी, ये तीसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल, द रेशियो ऑफ क्लोरीन टू 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज, देखो ये क्लोरीन है, ये 35 और ये क्लोरीन है 37। ठीक, एक काम कर लो, इसको ना x मान लो, इसका y मान लो, परसेंट या ऐसे मान लो, एक का x मान लिया, दूसरे का 100 माइनस x हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मोल एवरेज मास कैसे आता है, एवरेज मास ऐसे आएगा, देखो एवरेज मास पता कैसे आता है, एवरेज मास 100 नहीं 35 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू माइनस एक्स इंटू 37 डिवाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 35.5, करना गुना 35x और ये प्लस 3700 माइनस 37x इक्वल टू 3550। ठीक, तो अब ये आ गया 150 और उधर आ गया 2x, तो x इक्वल टू 75 आ गया, तो ये 75% होगा, तो ये कितना होगा, ये 25%, तो ये 3:1 के रेशियो में आया कि नहीं आया, तो आंसर इज 2। जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक, जेई मेंस में आ चुका, और आई थिंक ये तो आपके क्लास नोट्स में भी कराया शायद लास्ट लेक्चर में नहीं, उसमें एवरेज एटॉमिक मास वाले में। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का है, फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा सेकंड, उससे आगे नहीं बढ़ना है ना, कर लेंगे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में। नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम आयरन इज इक्वल टू, भाई इसमें ना आयरन का मास देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 558.5 डिवाइड बाई 55.85, ये कट जाएगा 10 पे, 10 मोल यानी 10 Na आयरन एटम्स। अब देखो किसमें है इतने, ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम कार्बन, तो 60 ग्राम कार्बन में कितना, 12 पंजे 5 मोल, तो 5 Na हो गए ना कार्बन एटम्स, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 Na दैट इज कितना 10 Na, इक्वल तो आ गया इसके, बाकी सब में कैलकुलेट करके देखना, किसी में 10 Na एटम नहीं आएंगे। आंसर 1, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे सेकंड अटेम्प्ट तक भी जा सकता है अगर ये चौथे ऑप्शन में लिखा है। ठीक, नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो इसमें पता ना एक मोल में कितने हैं, एक मोल में 4 दूनी 8, 8 मोल ऑक्सीजन एटम है, 8 मोल ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है भाई, और एक मोल एटम किस में होगा, 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, और ये 0.25 मोल किस में होगा, 1/8 इंटू 0.25 मोल, तो ये 8 3 जा बच गया कितना, 8 3 जा 24, और ये 3125, और इसको लिख सकते हैं 3 एक सेकंड गलती कर दी मैंने, 8 3 जा बन जाएगा, पहले 8 0 पे जाएगा, 8 3 जा फिर 125 ऐसे आता है, तो 3.125 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, या सेकंड अटेम्प्ट का कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज। सबसे पहले आप लिखो, ये क्वेश्चन नीट 2026 में एज इट इज आ सकता है, और अगर आएगा मोस्टली स्टूडेंट इसको मिस्टेक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन, तो आपको पता है ये मीथेन है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपको बताना है 12 ग्राम कार्बन है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, आपका टोटल इसका मास 16 इंटू में 100, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 75% आ जाएगा। आंसर क्या होगा, थर्ड, आपको मिलेगा -1। क्यों मिलेगा? क्योंकि ध्यान दो यहां पे परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल पूछा है, ना कि मास परसेंट पूछा है। और मोल की अगर बात करेंगे ना, CH4 में कितने मोल एटम है, टोटल 5 मोल एटम है, जिसमें से 1 मोल एटम कार्बन का है, 4 मोल एटम आपके हाइड्रोजन के है। तो परसेंट मोल ऑफ कार्बन कितना आएगा, 1 मोल एटम कार्बन का, और टोटल कितने हैं 5 मोल एटम, इनटू में 100 दैट इज इक्वल टू 20%। आंसर 4 आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नीट 2026 में आपसे मिस्टेक करवाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको केयर टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में मिलेंगे, मेजर टेस्ट में मिलेंगे।
बस केयर टेस्ट आपको अच्छे से फॉलो करना है। क्या आंसर लिख दोगे इसका? आंसर इज 4 और ये हो गया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जल्दबाजी मत करना, पहले अच्छे से पढ़ना। कार्बन बाई मोल पूछा गया है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना पूरा लिख देते हैं। अगर लिखना तो आप मिस्टेक कॉपी में लिख सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन तो लिख ही लेना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखा आपने, द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन, फिर इसको हाईलाइट कर देना कि हम ये पढ़ना भूल गए थे। ये ऐसे मिस्टेक लिखोगे। ठीक, मिस्टेक लिखने का मेथड बता रहा हूं। क्वेश्चन पूरा लिखा, हाईलाइट क्या कर दिया, कार्बन बाई मोल। आप यही तो भूले, परसेंट कार्बन आपने कैलकुलेट किया था, ये आपसे गलती हुई है। लिख लेना, ये मिस्टेक नहीं करना है। परसेंट मोल कैलकुलेट करना था तो 1 मोल एटम है किसका, कार्बन का, 4 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल कार्बन का हुआ, 1 मोल एटम, और टोटल 5 मोल एटम हुए। 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20% आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसको जरूर लिखो, मिस्टेक वाली कॉपी में अलग से नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा फिर आप भूल जाएंगे, फिर मिस्टेक होने के चांस है। लिखो फास्ट। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर इज। देखो, फॉर मिनिमम मोलिकुलर वेट मैंने पीछे भी लिखवाया था, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एटम शुड बी प्रेजेंट, 1 एटम शुड बी प्रेजेंट। ठीक है ना, 1 एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, अब बात ये है कि 8% सल्फर है, तो 8% का मतलब पता क्या हुआ, 8 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम कंपाउंड। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम सल्फर कितने में होगा, 100 बाई 8 ग्राम कंपाउंड, तो 32 ग्राम सल्फर कितने में होगा, 100 बाई 8 गुणा में 32, दैट इज इक्वल टू 400 ग्राम कंपाउंड। आंसर कौन सा आ गया, 400 ग्राम पर मोल। आंसर इज 3 और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज। देखो, बैलेंस रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। C6H12O6 विल रिएक्ट विद O2 गैस टू प्रोड्यूस CO2 प्लस वाटर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 मोल CO2 के बने, उधर 6 कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन, उधर 12, 6 2 नहीं 12, तो अब ऑक्सीजन एटम 6 2 नहीं 12 और 6 18, इधर कितने हैं, ऑलरेडी 6 है और ये हो गए 12, तो टोटल बैलेंस हो गया ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल, अच्छा इसका कितना मास दे रखा है, 900 ग्राम, 900 ग्राम डिवाइड बाई 180 कर दो, यानी 5 मोल। आपको पता है 1 मोल C6H12O6 रिक्वायर्ड कितना, 6 मोल O2। ठीक, अब एक बात बताओ, 5 मोल O कितना रिक्वायर्ड है, 6 पंजा 30 मोल O2, और O2 के 1 मोल का मास कितना है, 32, तो दैट इज इक्वल टू 960 ग्राम O2। आंसर इज 4th, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, नीट में आ सकता है, लिख लेना, बेशक नीट में आ सकता है, कर देंगे भाई अगर नीट में आ गया तो। क्या है, 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया आपने, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक, द मास ऑफ 80%, अच्छा प्योर का निकाल लो, ये इसमें 20% तो इम्प्योरिटी, फिर मैं बता दूंगा टोटल मास कितना चाहिए। 11.2 लीटर CO2 का मतलब कितना है, हाफ मोल CO2, हाफ मोल CO2। देखो 1 मोल CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और आप बताओ हाफ मोल CO2 किससे मिलेगा, हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट। हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट यानी कितना मास, कितना मास, ये आएगा हाफ इंटू 100 यानी 50 ग्राम। एक सीधी सी बात ये है भाई, इसमें कितना 80% प्योर है, तो 80 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन कितना सैंपल, 100 ग्राम सैंपल। ठीक, और ये बताओ 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100/80 ग्राम में, और 50 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 50 ग्राम चाहिए ना आपको तो प्योर, तो बताओ 50 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/80 गुणा में 50, इतना चाहिए आपको, ये काट दिया 500/8, 8 6 जा
फिर 8 टू जा 62.5 ग्राम आ गया। आंसर 4। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 4। नहीं ठीक है, कर लेंगे ऐसे, ठीक। आंसर इज 4 आ गया। और कौन से अटेम्प्ट का बोलूं, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड अटेम्प्ट तक तो जाएगा ये, है ना। मतलब आसान ही है, लेकिन फिर भी सेकंड अटेम्प्ट तक प्योरिटी 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया ना। सिंगल एक 1 लाइनर को फर्स्ट अटेम्प्ट का कहेंगे। नेक्स्ट, 300 ग्राम C2H6 इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज। देखो इसके मोल्स निकालो, 300 बटा 30 कितना आया? 10 मोल, ठीक। C2H6 प्लस O2, CO2 वाटर, 2 मोल CO2 और 3 मोल H2O। बैलेंसिंग 2 दूनी 4 और 3 7, 7 बटा 2। वैसे इसकी जरूरत नहीं बैलेंसिंग की। इसका 1 मोल कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? CO2 पूछा ना, 2 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। और इसका 10 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? इसका 20 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। 20 मोल CO2 का मास बता दो। 20 गुना 44, दैट इज 880 ग्राम। आंसर 4। आंसर 4। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है भाई, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन। अब एटम काउंट करो यार। पहले में 8/16 गुणा में Na इतने मोलिक्यूल गुणा में 5, ऐसे आएगा ना। तो इसका आ गया 2.5 Na एटम्स। दूसरे में कैलकुलेट करो, 18 ग्राम दे रखा है, उसका मास कितना होता है? 180 गुणा में Na इतने मोलिक्यूल्स और एटम कितने? एक में कितने? 12 6 18 और 18 और 6 24। तो ये आ गया 2.4 Na। नेक्स्ट तीसरा, 25 बटा 100 ये मोल्स इंटू में Na मोलिक्यूल्स, और एक मोलिक्यूल में कितने हैं? 5। तो ये आ गया 1.25 Na। ठीक। चौथा देखो, 28 ग्राम CO डिवाइड बाय कितना होता है इसका? 28 ही होता है, गुणा में Na गुणा में 2, तो 2 Na आ जाएगा इसका। आंसर कौन सा है सबसे ज्यादा? फर्स्ट। आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, क्योंकि बिल्कुल पास आंसर आ रहे ना, इसलिए अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्ट ऐसा ना आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जाएगा अगर आप मेरी तरह सोल्व करते हो तो। फर्स्ट नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सेकंड में कर देना, है ना। उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लगाना, थर्ड नहीं लगाना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन एसीटोन इज 0.2, देन मोलरिटी ऑफ द मिथेनॉल इन द सॉल्यूशन इज। देखो इस पैटर्न ने क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर अगर हम बात करें जेई मेंस की। जेई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, नीट में कभी कभार आता है, लेकिन बच्चों को दिक्कत आती है। मैं आपको इजीएस्ट वे सिखा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल दे रखा है एसीटोन में कितना? 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका दिया है? मिथेनॉल, कितना है? 0.2। ठीक। अब अगर यहां में मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन भी लिख दो तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 0.8, 1 माइनस 0.2। तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1/4 आ गया ना। और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन कितना आएगा? ये 1/4। तो आप मान लेना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल जो रेशियो ना वही मान लिया करो। कितना है? 1 मान लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन कितना हो जाएगा? 4 मान लो। तो ये क्या है? आपका सोलवेंट है। सोलवेंट का मास कितना होगा? दिस इज एसीटोन, ये एसीटोन होता है। 3 कार्बन, तो 12 3 36, 6 हाइड्रोजन, कितना? 36 और 6 42 हो गया, और एक ऑक्सीजन 58। तो 4 मोल का मास हो जाएगा 4 इंटू 58 ग्राम। तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोल ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाई ये कितना आ गया? 4 8 32 और 4 5 20 और 3 23, 232 ग्राम। ठीक। तो ये 0.232 आ जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू 1000/232 ग्राम। देखो अगर 200 होता तो आंसर सीधा 5 आ जाता, और अगर 300 होता तो आंसर 3.3 आता। तो 3.3 से ज्यादा और 5 से कम, कौन सा आंसर आ रहा है? 3.3 से ज्यादा 5 से कम। आंसर इज 4.3 मोलर। ठीक। सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन, इफ 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the मोलरिटी? अरे वो है ये तो M1V1 इक्वल टू M2V2, दोनों साइड वॉल्यूम सेम उसमें रखना, ये 5 मोलर सेम यूनिट में और ये M2 इंटू 1500, कितना आ जाएगा? M2 इज इक्वल टू 5/3 आ गया, 5/3 यानी 1.66 मोलर। आंसर इज 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे आपके मोल कॉन्सेप्ट के टेस्ट के क्वेश्चन। देखो मोल कॉन्सेप्ट के टेस्ट में आपने क्या देखा, मैंने बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं रखे क्योंकि पहला ही टेस्ट था, डराने की कोशिश नहीं की। पहले स्टार्टिंग में आपने देखे फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे, लास्ट में भी सेकंड अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे, लेकिन बीच में बड़े एग्जॉस्टिंग क्वेश्चन थे। एग्जामिनर भी आपके साथ कई बार ऐसे ही करता है, आपको लगता है पेपर इजी है, इजी है, मजा आ रहा है, और बीच में आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आप लास्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो वही ट्रिक मैंने यूज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टेस्ट जब आएगा उसमें कोई यूज करूंगा, आपको फिर नया पैटर्न दिखाऊंगा। हर टेस्ट में, केयर टेस्ट सीरीज में ऐसे आपको नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे, और इन पैटर्न को टैकल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर ऐसे क्वेश्चन को करो जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम लगेगा, फिर थर्ड अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को करो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस टेक्निक से क्वेश्चन करोगे तो आप सारे क्वेश्चन को टैकल करना सीख जाओगे। ठीक है भाई, केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।